हेलो साथियों, नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है एग्जाम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि हम बिहार एससीईआरटी की ईवीएस को कंप्लीट कर रहे हैं। इस क्लास से पहले हमने क्लास थर्ड की कंप्लीट ईवीएस कर ली है समरी के माध्यम से। तो यदि क्लास थर्ड से आपका कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उसको हल कर लेंगे यदि आपने हमारी वो क्लास देखी होगी। तो आप लोग क्लास थर्ड भी कंप्लीट कर लें यदि आपने नहीं की है। आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं कक्षा 4 की कंप्लीट ईवीएस समरी के माध्यम से। साथ ही जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है इस बुक में, वो सभी आपके लिए इस क्लास में कराए जाएंगे, और जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जहां से प्रश्न नहीं बनेंगे, वो चैप्टर आपके लिए छोड़ दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है कक्षा 4 की किताब में रंग बिरंगे फूल, रंग बिरंगे खिलते फूल। तो साथियों, ये चैप्टर का नाम है, तो इसमें फूलों के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाल रंग के फूल। तो ये कलर्स के बारे में बताया गया है, हालांकि आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक नज़र डाल लेते हैं। लाल रंग के फूल तो साथियों गुलाब, लिली, डहेलिया, जलकुमुदिनी। तो ये कैसे ये लाल रंग के फूल होते हैं। पीले रंग की बात की जाए तो सूरजमुखी, नरगिस और पीला गुलाब। सफ़ेद रंग के फूल की बात कर ली जाए तो गंधराज, मधुकामिनी, पंचफुली और कनेर। तो साथियों, कनेर एक पीला भी होता है और एक सफ़ेद भी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ सकता है कि दिन में खिलने वाले फूल और रात में खिलने वाले फूल को बताएं। तो इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। तो दिन में खिलने वाले फूल कौन कौन से हैं, तो वो है डहेलिया, कमल, डेजी, सूरजमुखी, जेरेनियम, मॉर्निंग ग्लोरी और गेंदा। तो ये सभी फूल क्या हैं, ये दिन में खिलने वाले हैं। रात में खिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण फूल हैं रात की रानी, चंपा, रजनीगंधा, हरसिंगार, जूही, धतूरा, पारिजात, चमेली, मोगरा आदि। तो ये सभी फूल रात में खिलने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बारहमासी फूल। जो बारहमासी यानी कि जो साल भर खिलते रहते हैं, साल भर जो फूल रहते हैं, तो उसमें है आपका गुड़हल, चमेली, गुलाब, मार्वल और पेरू। तो ये सभी फूल क्या हैं, बारहमासी 12 मंथ्स फ्लावर है, यानी कि ये पूरे साल भर खिलते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साथियों, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 है कोई देता अंडे, कोई देता बच्चे। तो साथियों, बात करते हैं जिन जंतुओं के शरीर पर बाल होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं और उनके कान बाहर होते हैं, यानी कि उभरे हुए होते हैं, उनको हम देख सकते हैं, तो वो बच्चे देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वो लोग क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। जैसे कि मनुष्य, यानी कि मनुष्य के गर्भ से जब जन्म होता है तो बच्चे का होता है, ना कि अंडा। वहीं गाय, कुत्ता, शेर, वेल, डॉल्फिन, चमगादड़, तो ये सभी क्या बच्चे देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये बच्चे देते हैं और इनके बॉडी पर हेयर यानी कि बाल होते हैं, और बात की जाए तो इनके कान बाहर होते हैं। अब बात करते हैं जिन जंतुओं के शरीर पर बाल नहीं होते हैं और बाहरी कान नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। तो अंडे कौन कौन से देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि चिड़िया, तो इसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, पंख होते हैं लेकिन बाल नहीं होते हैं, और इनके कान भी हमें बाहर नहीं दिखाई देते हैं। सांप, छिपकली, मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी अंडे देते हैं। चलिए, हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं थर्ड चैप्टर की। तो साथियों, थर्ड चैप्टर है हमारा हड़बड़ में गड़बड़। तो इस चैप्टर का नाम है हड़बड़ में गड़बड़। तो चलिए देखते हैं। जानवरों के शरीर पर डिजाइन उसके बालों के कारण होती है। तो पूछ लेगा, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न भी है ये, कि जानवरों के शरीर पर जो डिजाइन होती है वो किसके कारण होती है। ऑप्शन में जैसे कि जलवायु परिवर्तन के हिसाब से भी दे देते हैं, और आपको मिलेगा कि उनके उसके बालों के कारण। तो आपको यही आंसर लगाना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। छिपकली और मगरमच्छ के कान की जगह सिर्फ दो छोटे छोटे छेद होते हैं, इनके इनके कान नहीं होते हैं, दो छोटे छोटे होल होते हैं। किसके, छिपकली और मगरमच्छ के। बात करते हैं पत्ते की तरह कान किसके होते हैं। तो साथियों याद रखना, अच्छा प्रश्न है। पत्ते की तरह कान खरगोश के होते हैं। आपने देखा होगा उनके कान ऊपर को पत्तों की डिजाइन में होते हैं। और सिर के ऊपर कान किसके होते हैं, सिर के ऊपर कान होते हैं चूहा के। तो ये भी आपको याद रखना है। सभी पक्षियों के कान होते हैं। तो सभी पक्षियों के कान होते हैं और उन्हें सुनाई देता है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि ये छिद्रों के रूप में छोटे छोटे, यानी कि छोटे छोटे होल के रूप में होते हैं। अब बात करते हैं जिनके कान बाहर होते हैं, यानी कि जिनके कान बाहर होते हैं हम देख सकते हैं, अभी बात कर चुके हैं।
तो क्या है, बिल्ली, गाय, मनुष्य, शेर, हाथी, हिरण, कुत्ता आदि बहुत सारे जानवर हैं। अब बात करते हैं जिनके कान बाहर नहीं होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, जैसे कि मछली, मेंढक, छिपकली, सांप, चींटी, मगरमच्छ, कौवा आदि। तो इनके कान बाहर नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, हमारा अगला चैप्टर है पाठ 4, नाम है इसका त्योहार एवं भोजन। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें सिखों के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। तो सिखों का जो पूजन स्थल होता है उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। जैसे कि मंदिर और मस्जिद होता है, मंदिर हिंदुओं का होता है, मस्जिद मोमडन की, इसी हिसाब से सिख धर्म के लोगों का पवित्र स्थल, पूजा स्थल गुरुद्वारा होता है। पटना साहिब में जहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपसे पूछ सकता है, कहाँ, पटना साहिब में। वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। तो उनके जन्म स्थान पर क्या है, एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जिसका नाम क्या है, तो जो कि तख्त हरमिंदर साहब कहलाता है। तो ये आपको नाम भी याद रखना है, क्या कहलाता है, तख्त हरमिंदर साहब। यहाँ सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, यानी कि जितने भी श्रद्धालु आते हैं, भक्तगण आते हैं, उनके सबके लिए भोजन की व्यवस्था होती है, जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर क्या होता है, जैसे कि आप भंडारा जो होता है उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि लंगर किसे कहते हैं। भोजन सामग्री लाने, धोने एवं काटने परोसने का कार्य सभी लोग स्वयं ही करते हैं, यानी कि जो श्रद्धालु आते हैं वही स्वयं ही ये सभी कार्य करते हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित होती है। तो लोग इसमें अपना अपना सहयोग देते हैं, तभी लंगर की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा भोजन के बारे में। तो चबाकर भोजन करने वाले जंतु, तो कौन से जानवर हैं, जंतु हैं जो कि चबाकर भोजन करते हैं। तो इसमें हिरन, बकरी, कुत्ता, शेर, घोड़ा, गधा, भैंस, खरगोश आदि, गाय वगैरह, ये सभी कैसे, ये चबाकर अपना भोजन करते हैं। चूस कर भोजन कौन करता है, तो सिप करके, चूस करके भोजन करता है मक्खी, मच्छर, तितली, खटमल आदि। तो ये क्या, जैसे आपने देखा होगा मच्छर आपके बॉडी से खून को चूसता है, तो ये कैसे करते हैं, चूस करके भोजन। अच्छा, निगल करके भोजन कौन करता है, तो निगल करके करता है मुर्गा, मछली, सांप, छिपकली। तो ये अपने भोजन को डायरेक्ट बिना चबाए हुए, बिना चूसे हुए निगल जाते हैं। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। तो पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर है हमारा स्वाद अलग अलग। तो स्वाद अलग अलग, इसमें दांत के प्रकार बताए गए हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं कृंतक। तो ये एक दांत का प्रकार है कृंतक, इसको बोलते हैं इंसिसर। तो इसमें क्या होता है, 8 दांत होते हैं, और ये कैसे दांत होते हैं, तो साथ ही ये काटने वाले दांत होते हैं। सेकंड बात आती है रदनक। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, आप देखेंगे। पहला हो गया कृंतक, फिर होता है रदनक, यानी कि जिसको बोलते हैं कैनाइन। तो ये 4 होते हैं। तो कुल टोटल संख्या इनकी 4 होती है, और ये छेदक होते हैं, यानी कि छेदने के हिसाब से होते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। इनकी संख्या कुल 8 होती है। और चवर्णक की बात की जाए, यानी कि इनको मोलर कहते हैं इंग्लिश में, तो ये 12 होते हैं, और ये कैसे, चबाने वाले दांत होते हैं, जो कि हमारे पीछे की साइड होते हैं। चलिए एक चित्र के माध्यम से इनको देख लेते हैं। तो जैसा कि आप ये चित्र देख पा रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो आपके 2 दांतों का जोड़ा है, तो इनको बोलते हैं इंसीजर। वहीं इसके बराबर में जो ये नुकीला दांत होता है, सिंगल टीथ होगा एक साइड, तो इसको बोलते हैं कैनाइन। ठीक है, एक इस साइड होगा, तो एक अभी इसका हाफ हिस्सा ऐसे इधर भी तो होगा, तो एक दांत इधर होगा, तो ये 2 हो गए, ऐसे ही 2 ऊपर होंगे। तो इस तरीके से 4 इनकी संख्या होती है। इसके बाद आता है प्रीमोलर। तो ये आप देख सकते हैं 2 दांत हैं, ये प्रीमोलर है। इसके बाद में बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये 3 दांतों का जो जोड़ा है, इसको मोलर बोलते हैं, यानी कि चवर्णक, जो कि दाढ़ भी इनको बोलते हैं। तो ये हो गई दांतों के बारे में जानकारी। इसके बाद बात करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि कुछ जानवर, जैसे कि घोड़ा, शेर के दांत मनुष्य की तरह एक बार गिरते हैं, फिर नए आते हैं। यानी कि इनके दांत क्या होता है, जैसे मनुष्यों के, हम लोगों के दांत एक बार गिर जाते हैं, फिर दोबारा निकलते हैं। जैसे कि पहले जो गिरते हैं उनको दूध के दांत भी बोला जाता है। लेकिन सांप और मगरमच्छ के दांत हैं, ये कई बार बदलते रहते हैं, यानी कि इनका एक साइकिल चलता रहता है, गिरते हैं फिर से आ जाते हैं। चलिए ये हो गई दांतों के बारे में जानकारी। अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर है हमारा पार्ट 6, हरियाली और हम। हरियाली और हम, तो इसमें पेड़ के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप देखेंगे कि पेड़ क्या होता है, पेड़ से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है।
पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण से, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा साथियों, ये गलत हो गया है। तो ये पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, तो ठीक कर लेंगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं। कौन? पेड़। तो पेड़ जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद में जिससे कि वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो क्या होता है कि सभी की मात्रा बराबर रहती है, जितना ही आवश्यकता होती है, और वातावरण शुद्ध रहता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि पेड़ों को लगाना चाहिए, बहुत सारे पेड़ होने चाहिए जिससे कि वातावरण शुद्ध हो, वातावरण आपका साफ रहे। इसके बाद बात करते हैं, पेड़ सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया कर अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ कैसे अपना भोजन बनाते हैं? तो ये सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करके अपना भोजन बनाते हैं, जिससे प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो ये बात हो गई पेड़ के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लकड़ी के बारे में। तो आप देखेंगे कि जो इमारती लकड़ी होती है, जैसे कि किसी इमारत बनाने में जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो होती है शीशम, शीशम के पेड़ की, चीड़ की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, देवदार और महुआ। तो इन वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं साग सब्जी। अच्छा, ये भी तो पेड़ पौधे ही हैं। तो साग सब्जी में कौन कौन से आता है? जैसे सरसों का साग आपने खाया होगा, मेथी, पालक, भिंडी वगैरह। तो ये कैसी होगी? साग सब्जी की बात होगी। अनाज, अनाज आप सभी जानते ही हैं, आपका मक्का, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा वगैरह, ये सभी आपके अनाज होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आपके इसी में हल्का सा बताया गया था इन बुक्स में, आपके राजस्थान में जो खेतड़ी के पेड़ पाए जाते हैं उसके बारे में, खेजड़ी के। तो जो कि आपने पढ़ा होगा सीटेट एग्जाम के लिए। तो राजस्थान में खेजड़ली गांव है, इसमें खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं, जिसकी फलियां, जो फलियां लगती हैं इस पर, उसकी सब्जी बनती है। तो इनकी फलियों की सब्जी बनती है और इस पेड़ की जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम आती है। और इसकी लकड़ी की खासियत ये है कि इसकी लकड़ी को कीड़े नहीं लगते हैं। और हालांकि आप देखेंगे कि ये कहाँ है, चूंकि ये राजस्थान में है तो वहाँ पर पानी की थोड़ी सी कमी भी है, रेगिस्तान में होते हैं तो इसलिए कम पानी की आवश्यकता वाले पेड़ हैं। और साथ ही इनके जो पत्ते होते हैं, इनके पत्तों को जानवर बड़े चाव के साथ खाते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो ये एक अमरता की कहानी है जो कि राजस्थान के खेजड़ी पेड़ों के बारे में जानकारी देती है। चलिए ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, अब आता है हमारा अगला चैप्टर। तो आप अगला चैप्टर देखेंगे, पार्ट 7, जड़ों की पकड़। तो इसको देखते हैं। जड़ों के कार्य क्या होते हैं? पेड़ को सहारा देना, खनिज, लवण तथा पानी अवशोषित करना। तो ये जड़ों के कार्य होते हैं। कुछ जड़ें प्रजनन का कार्य करती हैं। तो प्रजनन का कार्य कौन कौन सी जड़ें करती हैं जो कि बढ़ती रहती हैं और प्रजनन करती हैं? तो ये है सलजम, शकरकंदी, मटर आदि। तो ये किसका कार्य करती हैं? तो ये प्रजनन का कार्य करती हैं। पेड़ों का भोजन। अब आप पेड़ों का भोजन के बारे में देखेंगे। तो जो हरे पौधे मिट्टी से कुछ खनिज पदार्थ तथा जल, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि जो पेड़ के पत्तों में जो हरा रंग होता है वो उनमें उनमें क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है, उसकी उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं, इसके बाद में आपने पढ़ा होगा रेगिस्तानी ओक के बारे में, अगर आपने सीटेट का एग्जाम दिया है तो। रेगिस्तानी ओक, तो इसके बारे में क्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक पेड़ है। इसकी जितनी ऊंचाई ऊपर होती है उससे 30 गुना जड़ें जमीन की गहराई में होती हैं। तो ये ऊपर को जो उभरा हुआ पेड़ होता है ये बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है। तो क्या होता है साथियों कि जितना ये ऊपर आपको दिखाई देगा उससे 30 गुना ज़्यादा इसकी जमीन के अंदर जड़ें होती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? जड़ें जब तक बढ़ती रहती हैं जब तक वह पानी तक ना पहुंच जाए, यानी कि जमीन के अंदर जो पानी होता है उसको टच ना कर ले। पानी जड़ से होकर पेड़ के तने में जमा होता है। जो पेड़ का तना होता है, पानी जड़ों के माध्यम से उसमें जमा हो जाता है। तो यहाँ के लोग पानी की कमी के कारण इसके तने में पाइप लगाकर पानी निकालते हैं। तो ये पेड़ रेगिस्तानी ओक कहलाता है और इससे पानी निकलता है। चलिए अगला है हमारा बरगद का पेड़। तो यह एक विशाल वृक्ष होता है। तो आपने देखा होगा काफी विशाल पेड़ होता है ये। इसका तना मोटा और बहुत ज्यादा मोटा होता है। इसमें साथ ही मूल जड़ें जो जमीन के अंदर होती हैं वो तो सभी पेड़ों में होती हैं। उसके अलावा जो इसमें है वो इसके अतिरिक्त जो शाखाएं, जो जड़ें होती हैं जो शाखाओं से लटकती रहती हैं। आपने देखा होगा इसकी टहनियों से जड़ों को लटकते हुए जो बड़ी होते होते जमीन तक आ जाती हैं और फिर ये
पेड़ को सहारा देती हैं। तो इसका क्या कार्य होता है, तो ये पेड़ को सहारा देने का कार्य करती हैं। इस लटकती जड़ को साथियों क्या कहा जाता है, तो इसको प्रोप रूट कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, बरगद की लटकती जड़ों को प्रोप रूट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका सॉरी दांत वाला यहाँ लग गया है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला चैप्टर है पाठ 8। इसमें आप देखेंगे देख तमाशा। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें राज्य, भारतीय राज्य और उनके प्रमुख त्योहारों को दिया गया है। तो यहाँ से आपके लिए प्रश्न बन सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लें। तो जो तवांग उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं बात करते हैं बिहू। तो बिहू को असम में फुलदेई जो है, तो साथियों फुलदेई ये उत्तराखंड का त्योहार है। उड़ीसा का आप देखेंगे तो धानु यात्रा और नुआखाई त्योहार, तो ये उड़ीसा का है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में उगड़ी है। वहीं केरल में आप सभी को पता होगा कि ओणम, और गुजरात का उत्तरायण है। वहीं बिहार, तो बिहार का छठ पूजा, छठ पर्व। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य और उनके त्योहार हैं। अब बात करते हैं पाठ 10। तो साथियों जो पाठ छूट रहे हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए नहीं है, इसीलिए उनको छोड़ा गया है। तो पाठ 10 है आपका छठ पर्व। तो इसको देखेंगे कि छठ पर्व कब मनाया जाता है। तो ये कार्तिक मास में मनाया जाता है, यानी कि कार्तिक महीने में मनाया जाता है। और इसमें सूर्य देव की पूजा होती है, ठेकुआ भोज्य पदार्थ बनाया जाता है। तो इस अवसर पर क्या बनता है, ठेकुआ भोज्य पदार्थ। चलिए पाठ 11 की बात कर लेते हैं, आओ नक्शा बनाएं। तो आओ नक्शा बनाएं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य 4 दिशाएं दी गई हैं जो कि आप सभी को पता होगी। चलिए फिर भी इसको एक बार चित्र के माध्यम से हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपने जब भी रीजनिंग की क्लासेस ली होंगी तो उसमें इस तरीके से आपको दिशाएं सिखाई जाती हैं। तो जो ऊपर की साइड होता है उत्तर, उसको नॉर्थ बोलते हैं। और वहीं इसके जस्ट अपोजिट आप देखेंगे नीचे की साइड, तो ये दक्षिण होता है जिसको कि हम साउथ बोलते हैं। और आपके राइट हैंड पर होगा पूर्व यानी कि ईस्ट, और वहीं लेफ्ट हैंड पर वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो ये हो गई आपकी दिशाएं। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है अपना प्यारा घर। तो घरों के बारे में जानकारी दी गई, चिड़ियों के घरों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं दर्जन चिड़िया। तो दर्जन चिड़िया क्या होती है, ये अपनी नुकीली चोंच से, तो इसकी जो चोंच होती है नुकीली सुई की तरह, इससे ये क्या करती है, घास के मजबूत रेशों को इकट्ठा करके पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। यानी कि पेड़ों के पत्तों को सीकर के अपना घोंसला बनाती है। चलिए कौवा की बात की जाए तो कौवा क्या होता है, इसका घोंसला कटीला होता है और कठोर यानी कि मजबूत होता है। वहीं पेड़ की ऊंची डाली पर ये अपना घोंसला बनाता है। कोयल और उल्लू ये अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, दूसरों के घोंसलों में अपना अंडा देते हैं। वहीं कोयल की बात की जाए तो कोयल ये ज्यादातर कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, और कौवा जो है कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ करके उसको सेता रहता है। चलिए ये आपने सीटेट में पढ़ा होगा। अब बात करते हैं शक्करखोरा। तो शक्करखोरा क्या है, ये लटकता हुआ घोंसला है इसका। आपने देखा होगा। गौरैया की बात की जाए तो ये मनुष्यों के घरों में तिनके पत्ते आदि से अपना घोंसला बनाती है, यानी कि ये हम लोगों के घरों में इनका घोंसला होता है। और किससे बना होता है, तो आप देखेंगे जो तिनके होते हैं ना छोटे छोटे, उनसे और पत्तों से ही अपना घोंसला बनाते हैं। कठफोड़वा की बात की जाए तो ये पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढों में अपना घोंसला बनाते हैं। कैसे होते हैं पेड़ों के प्राकृतिक गड्ढे, जैसे कि आपने पेड़ों में कुछ होल यानी कि खोखले पेड़ देखे होंगे, तो ये उसके अंदर अपना घोंसला बनाते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं, हमारा अगला चैप्टर है पाठ 13 खेत से घर तक। इसको भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि धान, प्याज और मिर्च आदि बोने से पहले उसका बिचड़ा तैयार किया जाता है, यानी कि इसकी पौध तैयार की जाती है। पौध को बिचड़ा कहते हैं, कहीं पौध भी कहते हैं, और कहीं कहीं इसको मेड़ भी बोलते हैं। चलिए, और बेड़ भी इसको बोलते हैं। तो तैयार बिचड़े को उखाड़ कर खेत में बराबर दूरी पर रोपते हैं। तो ये कैसे रोपने वाली खेती है, यानी कि इनका जब पौधा तैयार हो जाता है, बिचड़ा तैयार हो जाता है, तो उसको ये बराबर दूरी पर लगाते हैं खेतों में। जबकि गेहूं, मक्का, सरसों आदि के बीज सीधे खेत में डालकर बो दिए जाते हैं। तो इनके बीज डालकर ही इनको बो दिया जाता है। चलिए अब है हमारा पाठ 16 मीठा मीठा शहद, जिसमें कि मधुमक्खियों के बारे में जानकारी दी गई है। तो मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव है। हजारों वर्षों से हम लोग शहद और मोम प्राप्त कर रहे हैं। तो यानी कि मधुमक्खियों से शहद और मोम की प्राप्ति होती है। इनके छत्तों में मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। तो छत्तों में कौन होती है, मादा श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती हैं। तो जो शहद बनाने का कार्य कौन करता है, मादा मधुमक्खी, और ये फूलों से रस चूस करके लाती हैं और उसी से शहद बनाती हैं।
इनके पेट से ही मोम प्राप्त होता है। तो इन मधुमक्खियों के पेट से मोम प्राप्त होता है। रानी मधुमक्खी एकमात्र होती है जो अंडे देती है। तो अंडे देने का कार्य किसका होता है? रानी मधुमक्खी का। मादा श्रमिकों को फूल से रस का पता चलने पर एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं। अच्छा, ये भी होता है कि ये सभी जो होती हैं अलग अलग दिशाओं में खोज करने जाती हैं रस का फूल से। तो जैसे ही इनको मिलता है फिर ये अपना एक नृत्य करती हैं, जिससे कि अन्य जो मधुमक्खियां हैं उनको सूचना मिलती है। चलिए इसके बाद देखते हैं। मधुमक्खी का आकार देखेंगे तो सबसे बड़ी आकार की जो होती है उसको रानी मधुमक्खी कहा जाता है। मध्यम आकार में साथियों नर मधुमक्खी होते हैं। वहीं छोटे आकार की होती है आपकी मादा मधुमक्खी। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पाठ 17 है, तरह तरह के पक्षी। तो इसमें पक्षी के बारे में बात की गई है जो कि हम पाठ 3 में कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहेलियां हैं, जरा इसको देख लेते हैं। तो सुंदर सुंदर कलगी मेरी खींचता है सबका ध्यान। सुंदर सुंदर कलगी मेरी खींचता है सबका ध्यान। चोंच मेरी ताकतवर, चोंच मेरी ताकतवर, पेड़ छेदना मेरा काम। तो पेड़ को कौन छेदता है? तो ये कठफोड़वा। ये हम पढ़ भी चुके हैं। लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ। धुरी जैसी चोंच है मेरी। तो कैसे धुरी जैसी चोंच है? मार लेती हूँ मेढक मछली। तो ये किसका कार्य है? ये बगुला का। ये क्योंकि ये अपनी इसकी टांगे लंबी लंबी होती हैं और चोंच इसकी धुरी जैसी होती है, जो कि इसको मछली पकड़ने में सहायता प्रदान करती है। इसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले मैं ही जगता, दूसरों को फिर मैं जगाता, सुबह से जब तक हो शाम, दाना चुगना मेरा काम। तो ये मुर्गा है, जो कि आपने देखा हो अलार्म का भी कार्य करता है गाँव में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कोलकाता से कन्याकुमारी तक। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न 100% बनेंगे, तो इसको आप लोग अच्छे से याद भी कर लें। साथियों आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन आप लोग भी हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बात करते हैं ककोलत झरना। तो ये नवादा जिला बिहार में स्थित है। तो ये झरना आपको याद रखना है। ककोलत झरना कहाँ है? तो ये नवादा जिला बिहार में। गर्म जल के छोटे छोटे झरने एवं कुंड पाए जाते हैं राजगीर बिहार में। ब्रह्म कुंड कहाँ है? तो ये भी राजगीर में है। और वहीं बात की जाएगी सप्तधार का चित्र आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी राजगीर में स्थित है। कन्याकुमारी की बात की जाए तो कन्याकुमारी क्या है? तो ये आपका ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन भी है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट है मुख्य भूमि का, मेन लैंड का। वैसे आपसे सबसे दक्षिणतम पूछा जाएगा तब वो अंडमान निकोबार में पिग्मेलियन पॉइंट आपका होगा, लेकिन फिलहाल आपसे पूछा गया है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब आपका कन्याकुमारी होगा। और ये हिंद महासागर के तट पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के तट पर। चलिए आगे देखते हैं। हमारे मददगार कामगार, यानी कि जो हमारे मददगार होते हैं कामगार, कामगार यानी कि कारीगर। तो कुम्हार, इससे भी हमको मदद मिलती है ना, ये बर्तन बनाता है हम लोग उसका यूज करते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारे मददगार है और कामगार। तो चलिए कुम्हार एक तरफ आपको कामगार दिए हैं, औजार दिए हैं, और ये क्या बनाते हैं इनकी जानकारी दी गई है। तो कुम्हार का औजार क्या है? चाक। जो आपने एक चाक पहिया सा देखा होगा जिसके ऊपर ये अपने मिट्टी लगा करके बर्तन बनाते हैं, तो उसको चाक कहते हैं और बर्तन बनाते हैं। लोहार की बात की जाए तो इसका महत्वपूर्ण औजार हथौड़ा है और ये लोहे का सामान बनाता है। मोची, तो इसके पास सुई और टकुआ पाया जाता है जिससे कि ये जूता चप्पल बनाता है। बढ़ई के पास आरी होती है और ये फर्नीचर का सामान बनाता है, जिसमें मेज कुर्सी बेड वगैरह दरवाजे आते हैं आपके, लकड़ी का सामान। चलिए आगे बात करते हैं दर्जी। तो दर्जी का जो मेन औजार है वो सुई और धागा है और ये कपड़े सीता है, यानी कि कपड़े बनाता है। अब बात करते हैं कि ये जो कुछ वस्तुएं हैं जो कि किसान के द्वारा उपजाई जाती हैं, लेकिन इनका यूज करके विभिन्न प्रकार की चीजें कामगार यानी कि कारीगरों द्वारा बनाई जाती हैं। तो पटसन जो कि किसान उगाता है और कारीगर इससे बोरा, यानी कि आपने देखा होगा जिसमें चीनी आती है उसको बोरा बोलते हैं। तो बोरा, थैला यानी कि बैग, कैरी बैग, और चटाई रस्सी आदि बनाते हैं। ईख से साथ में क्या बनता है? तो ईख से चीनी और शक्कर यानी कि बूरा बनता है। सरसों की बात की जाए तो उसको किसान उगाता है, लेकिन जो कारीगर होते हैं वो उसको पीस करके इससे तेल निकालते हैं। तो ये बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं आपका अगला, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा तरह तरह के घर। तो इसमें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है और ये हम पढ़ भी चुके हैं क्लास 3 में। तो इसमें आपको इग्लू के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। तो बर्फ से बना घर होता है ये इग्लू का, और घर की दीवार अंदर से छूने पर जरूर आपको ठंडी लगेगी, लेकिन ये बाहर गिरने वाले बर्फ और ठंडी हवाओं के ठंडक से बचाती है, यानी कि रोकती है, अंदर नहीं आने देती है। अगला चैप्टर है हमारा, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पार्ट 22।
अजय जब गांव से लौटा। तो अजय जब गांव से लौटा तो इस चैप्टर में बताया गया है कि 30 साल बाद अजय अपने गांव से लौटा। तो आप देखेंगे कि 30 साल बाद बहुत लंबा समय, जब भी कोई इतने समय बाद एक स्थान पर वापस लौटेगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा बदलाव आज के समय में आ चुके होंगे। तो वो गांव में क्या देखता है कि वहाँ शौचालय बन चुके हैं, पक्का पुल बना हुआ है और ईंटों से बने हुए घर हैं, जो कि पहले मिट्टी से या फिर घास फूस से बने हुए मकान होते थे, घर होते थे और कच्चा पुल होता था और वहीं शौचालय तो होते भी नहीं थे 30 साल पहले। अब बात करते हैं, आपको याद रखना हावड़ा ब्रिज जो कि कोलकाता में स्थित है। रज्जू मार्ग आपसे पूछा जाएगा तो ये राजगीर में स्थित है और ये कैसा, ये ट्रॉली वाला है, जो कि आपने देखा होगा इस तरीके से ट्रॉली होती है जो कि रस्सी पर ट्रैवल करती है, रस्सियों के सहारे पहाड़ों पर आपने इनको देखा होगा। चिरैया टोन ओवर ब्रिज, तो ये कहाँ, ये पटना में स्थित है ओवर ब्रिज। महात्मा गांधी सेतु पुल और ये गंगा नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपकी इसी क्लास की बुक से लिए गए हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि आपको परीक्षा में याद रखने ही रखने हैं। यहाँ से प्रश्न आपके बहुत सारे आने की उम्मीद भी है। चलिए बात करते हैं अशोक चक्र के। तो अशोक चक्र इसको कहाँ से लिया गया है, तो ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ से लिया गया, सारनाथ में राजा अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभ से लिया गया है अशोक चक्र और ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। सत्यमेव जयते, इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है। साथियों आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं तिरंगा, यानी कि जो हमारा तिरंगा झंडा है भारत का, उसका रेशियो की बात की जाए तो ये 3:2 के रेशियो में बना हुआ है। और वहीं बात करते हैं केसरिया, इसके कलर्स के बारे में। तो इसके जो रंग होते हैं वो किस चीज को दर्शाते हैं, तो जो केसरिया है ये साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद की बात की जाए तो ये सत्य और शांति का प्रतीक है। हरा हरा रंग की बात की जाए तो ये खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। वहीं बात करते हैं चक्र, तो जो चक्र होता है हमारे तिरंगे में उसमें 24 तीलियां होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये चक्र क्या दर्शाता है, तो ये देश की प्रगति और परिवर्तन का प्रतीक होता है। राष्ट्रगान की बात की जाए तो राष्ट्रगान आपका लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा और आपको ये बताना है कि राष्ट्रगान को गाने की समय लिमिट क्या है। राष्ट्रगीत, इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रीय जल जीव की बात की जाए तो ये हमारी गंगा डॉल्फिन है। राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा विष्णुपद मंदिर और मंगला गौरी मंदिर, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आप देखेंगे ये गया बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कैसे हुई थी वो आप देखेंगे। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, वृक्ष किसका था, पीपल का, और नदी फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ, बोध गया में। पारसनाथ की पहाड़ियां आप देखेंगे तो ये बिहार और झारखंड की ऊंची पहाड़ियां हैं और पारसनाथ में ही जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का मंदिर भी है। चलिए झारखंड के कुछ जनजातियों के बारे में देख लेते हैं। तो झारखंड की जनजातियां हैं उरांव। तो उरांव जो जनजाति है ये कुडुख भाषा बोलती है। वहीं बात करते हैं अन्य जनजातियों की तो बरहोर हो गई। और बात करते हैं मुंडा संथाल, और जो मुंडारी जनजाति है ये संथाली भाषा बोलती है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की प्रमुख भाषाएं देख लेते हैं। तो पटना, गया और नालंदा जिले में मगही भाषा का प्रयोग होता है। भोजपुर रोहतास के लोग भोजपुरी बोलते हैं, यानी कि भोजपुर, और जो रोहतास जिले के लोग हैं वो क्या, भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं। वैशाली और मुजफ्फरपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये बज्जिका भाषा बोली जाती है। दरभंगा और मधुबनी की बात की जाए तो यहाँ मैथिली भाषा का प्रयोग होता है। तो साथियों ये थी आज की हमारी कंप्लीट क्लास, जिसमें कि आपका क्लास 4 का कंप्लीट ईवीएस करा दिया गया है। तो आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।